हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो हम IAC टेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में आज हम एक टॉपिक और पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। यह भूगोल से रिलेटेड शब्दावली है, तो इसको आज हम समझेंगे। इसका अर्थ समझेंगे। पर्यावरण, परिधन, आवरण, परिकार्थ हमारे चारों ओर, और आवरण का अर्थ घेरे हुए, अर्थात चारों ओर से घेरे हुए आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हम उसके घटक भी देखेंगे। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के प्रकार, मानव निर्मित, प्राकृतिक पर्यावरण, उसमें कुछ संसाधन भी पढ़ेंगे पर्यावरण के। और इसके पहले लेक्चर में भी मैं जैसे मंडलों के बारे में पढ़ चुका हूँ, तो फिर इसमें दिया गया है तो उनको भी पढ़ेंगे। जैसे जैव मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन CTET में हमेशा पूछे जाते हैं, SC में भी पूछे जाते हैं, स्टेट PCS में, और UPSC में भी कथन कारण के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट सेट में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जुड़े रहिए आप तपोवन के साथ, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। तो आइए हम सेशन को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो इसका सामान्य सा अर्थ है कि पर्यावरण जो बदल रहा है उसमें कहीं ना कहीं शहरीकरण का, औद्योगिकरण का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पर्यावरण नष्ट हो रहा है और धीरे धीरे इसीलिए कम हो गया है। तो इसमें एक बिल्डिंग, फ्लैट के माध्यम से बताया गया है, उदाहरण के माध्यम से। ये पेडागॉजी से आपसे जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या कारण पूछे जाएंगे कि पर्यावरण नष्ट होने के कारण या पर्यावरण निम्नीकरण के कारण बताइए आप। तो उसमें शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, 1-2 और कारण मिक्स करके वो पूछेगा आपसे। फिर उसके बाद कूट भी दे सकता है। तो अब आगे देखते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में सभी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब 2-2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसमें से क्वेश्चन आपको, ये शब्दावली आप विशेष रूप से याद रखें। प्रकृति द्वारा निर्मित और मानव द्वारा निर्मित, ये शब्द दे देगा और पूछ देगा कि इनमें से मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण कौन सा है। तो आप याद रखेंगे कि प्रकृति द्वारा पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, और मानव द्वारा सड़क, कार, कपड़े, किताब, और भी ज़्यादा हो सकते हैं उदाहरण इसके। लेकिन यहाँ 3-4 उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब देखते हैं इस कोटेशन को। इसमें एक सुंदर सा क्षेत्र दिखाया गया है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। तो इसको आप
फोकस करके पढ़ेंगे। अब रवि बोलता है, रवि, परमजीत, जेमसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो मानव आवश्यकता भी पर्यावरण के निम्नीकरण का कारण है। औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि। अब जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उपयोग की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वनों को काटा जा रहा है, विनाश किया जा रहा है, इससे वन का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं, निम्नीकरण में कौन कौन से कारक संलग्न हैं। अब हम देखेंगे आगे पर्यावरण के कुछ घटक दिए गए हैं। तो इसमें जो घटक दिए गए हैं उसमें प्राकृतिक घटक हैं और मानव निर्मित, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल में बताया गया था उदाहरण के रूप पर। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो पर्यावरण के घटक हैं, प्राकृतिक हैं, मानव निर्मित हैं और मानव एक स्वयं घटक है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं प्राकृतिक का। तो वायु या वायुमंडल, जलमंडल, जल, स्थलमंडल, स्थल और सजीव या जैव मंडल। तो जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसका लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग उस लेक्चर को इस लेक्चर से मर्ज करके, जोड़ करके पढ़िएगा तो बेहतर रहेगा, परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। अब हम देखते हैं मानव निर्मित में। तो इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, उद्योग हैं, स्मारक हैं। वहीं मानव एक स्वयं पर्यावरण का घटक है। इसमें एक व्यक्ति है, परिवार, समुदाय, समूह, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, ये सारे पर्यावरण के घटक हैं। तो पर्यावरण के 3 घटकों के बारे में हमने देखा, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं। तो आप इनको याद रखेंगे, इनसे एग्जाम्पल उठा लिया जाता है और पूछ दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है पृथ्वी में पाया जाने वाला, उसमें जीवी भी शामिल हैं और अजीवी भी। लोग, वस्तुएं प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। किनको किनको, कौन कौन शामिल है? लोग, स्थान अर्थात संपूर्ण पृथ्वी और वस्तुएं जितनी भी आपको दिख रही हैं। तो जीवी में सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। वो ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से जीवीय तत्व कौन कौन से हैं, तो उसमें देगा पादप एवं जंतु। जबकि अजीवी में निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। तो ये निर्जीव है और सजीव, इनके उदाहरण आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम देखते हैं आगे। अभी तक हमने पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को नुकसान कौन कौन से तत्व पहुंचा रहे हैं। तो नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया और मानव स्वयं हो गया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसके बाद हमने देखा पर्यावरण के घटक। उसमें 3 घटक हमने देखे हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं। अब हम देखते हैं आगे। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय पर्यावरण में एक तो है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें प्रकृति की सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की क्रिया एवं गतिविधियां और उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं, जैसे कोई बिल्डिंग बनी है तो वो मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। तालाब बनवाया, मछली पालन कर रहा है तो वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएगा। फिर एक कोड दिया गया है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर एवं एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस।
इसको आप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्यावरण का अर्थ क्या है या इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है, तो पड़ोस। अब हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, उसके बाद देखेंगे मानव निर्मित पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण, उसके बाद सभी मंडलों का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्या, प्राकृतिक पर्यावरण। जैसा कि ऊपर भी वर्णन है, यहाँ आएगा कि जो प्रकृति से चीज़ें डायरेक्ट हमको मिल रही हैं उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। जैसे जल हो गया, वायु हो गई, प्राकृतिक वनस्पति हो गई और भूमि हो गई। तो ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अभी हमने ऊपर घटकों के रूप में पढ़ा है, तो वही घटक मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें मानवीय क्रियाओं का कोई योगदान नहीं होता है, केवल इसको हानि पहुंचाने में ही होता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाएंगे। इसके बाद स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल में हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद इनमें हम संबंध पढ़ेंगे आज। तो आप इसको अपनी नोट्स में नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो इसमें से स्थल मंडल क्या है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। पृथ्वी का ठोस और भूपर्पटी का कठोर ऊपरी भाग स्थल मंडल कहलाता है। बना किससे होता है, चट्टान एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी स्थलाकृतियाँ इसकी विशेषताएं हैं। और ये स्थलाकृतियाँ स्थल के अलावा, महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। जैसे महाखड्ड हो गए, मैदान हो गए, कटक हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, ये सारी स्थलाकृतियाँ समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर भी पाई जाती हैं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट। अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यह हमें प्रदान क्या क्या करता है, तो कृषि के लिए भूमि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और घास स्थल पशुचारण के लिए या चारागाह की व्यवस्था के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो ये पैराग्राफ पूरा इम्पोर्टेंट है। अब ये कोड दिया गया है, अपने आसपास के स्थल को देखिए और अपने पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं हम, एक डायग्राम दिया गया है, अगला कोड भी है। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है, कैसे? इसमें सभी इस डायग्राम में पूरे मंडलों को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये है वायुमंडल, ये है जैव मंडल, ये है जल मंडल और ये है स्थल मंडल। स्थल मंडल में हमारे घर, सड़क, परिवहन, पूरा यातायात है। जैव मंडल और वायुमंडल, वायुमंडल में एरोप्लेन का चित्र दिखाया गया है, उड़ रही है हवा, वहाँ की विशेषता है वायु। जैव मंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल, वायु तीनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको डॉट डॉट वृत्त से दिखाया गया है, जहाँ तीनों चीज़ें मिल रही हैं। स्थल भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है और वायुमंडल भी मिल रहा है। फिर जल मंडल है, जल मंडल में जल जहाज, नाव, मछलियाँ इत्यादि
जीव जंतु दिखाए गए हैं, उसके नीचे जस्ट किसान ट्रैक्टर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो एक मंडल हमारा यहाँ कंप्लीट हमने कर रखा है, स्थल मंडल, स्थल मंडल की विशेषताएं, स्थल मंडल के तत्व और उपयोगी क्यों है हमारे लिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ें हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। किससे किससे मिलकर बनता है, ये क्वेश्चन आता है कि जल मंडल है क्या, तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। ये नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि से मिलकर बनता है। जहाँ जहाँ जल पाया जाता है उनसे सबसे मिलकर के जल मंडल का निर्माण होता है। ये प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है जलमंडल, और आपसे कथन और कारण में भी पूछेगा या सही जोड़ी में पूछ देगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल का महत्व बताया गया है। वायुमंडल अर्थात पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की पतली परत। वायुमंडल का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण है। ये कथन और कारण में यह डायरेक्ट पूछ देगा कि वायुमंडल क्यों टिका हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये क्या करता है, तो हमारी हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। इसका इंपॉर्टेंट ये है। तो हमने 3 मंडलों का अध्ययन किया इसमें, एक फर्स्ट स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल और तीसरा वायुमंडल। अब देखेंगे आगे हम जैव मंडल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो वायुमंडल के कुछ विशेषताएं यहाँ भी दी गई हैं। इसमें गैस, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं, अर्थात मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं यहीं घटित होती हैं। फिर नीचे जैव मंडल की परिभाषा दी गई है। तो इसको आप इस लाइन को याद रखेंगे कि यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल और वायु मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह कौन सा क्षेत्र होता है, तो यह वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अर्थात 3 मंडल के मिलने से चौथे मंडल जैव मंडल का निर्माण होता है। एक कोटेशन है पारितंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें से वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे संबद्ध है, तो ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। पारितंत्र क्या है, जहाँ जीव जंतु एवं पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया होती है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान देंगे कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, आदान प्रदान क्रियाओं का। उसका मतलब ये है अन्योन्य क्रिया। जीवधारी और पर्यावरण के भौतिक कारक एवं रासायनिक कारकों के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वही पारितंत्र हैं। इसमें क्या होता है, तो ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा ये संबद्ध होते हैं। इसका और डिटेल आगे की कक्षा में मिलेगा आपको, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, 8वीं तक के बेस का ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप शॉर्टकट में पढ़ें, कम पढ़ें, अच्छा कंटेंट पढ़ें जो आता है। इसलिए आपको हल्की चीज़ें ही बताई जा रही हैं। बाकी इसका डिटेल यदि पढ़ना है तो अभी लेक्चर्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इसमें भी UPSC लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, घबराएं नहीं आप। ज्ञानवर्धन के लिए आपको अधिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पर अभी एग्ज़ाम के हिसाब से, सीटेट के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाई जा रही चीज़ें। अब हम आते हैं पारितंत्र क्या है। तो जैसा कि पारितंत्र की परिभाषा हमने देख लिया, अब पारितंत्र क्या है उसका कुछ डिटेल ज़्यादा देखेंगे अब पैरा में। रवि की कक्षा के एक NCC कैंप में जेम्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया।
तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, ये पैराग्राफ एग्जाम में एकदम एज इट इज़ यही छप के आता है। कहाँ की कौन सी विशेषता है? तो केरल की विशेषता क्या है पारितंत्र में कि यहाँ नारियल के बागान और मूसलाधार बारिश होती ही रहती है, मूसलाधार बारिश होती रहती है यहाँ। और जो जैसलमेर की स्थिति है तो वहाँ वर्षा नहीं होती है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, केवल कीकर एवं रेत नजर आते हैं, लेकिन ऊँट वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ नारियल के बागान, तू पूछता है नारियल के बागान किस राज्य की विशेषता है या किस पारितंत्र में है, तो केरल में। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसलमेर में बारिश कम क्यों होती है? क्योंकि अत्यधिक उच्चतम तापमान होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ, और चूँकि शुष्क इलाका है, आर्द्र इलाका नहीं है, केरल समुद्र के तट पर स्थित है, इसलिए आर्द्रता युक्त हवाएं चलती हैं। आर्द्रता महासागर से ग्रहण करती हैं वायु, और सामने पर्वत है उससे टकरा करके पर्वतीय वर्षा होती है, जिससे अत्यधिक वर्षा वहाँ होती ही रहती है, और भूमध्य रेखा के नज़दीक है, इसलिए वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। जबकि मरुस्थल में सिर्फ वाष्पीकरण होता है, शुष्कता रहती है, इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती है। कारण ये है उसका। इसको जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। अब इसको आप याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है किस दिवस को या किस डेट को, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विविधता मैं पहले ही आपको विविधता वाले पाठ में पढ़ा चुका हूँ कि जहाँ ज़्यादा विविधता है वो पारितंत्र ज़्यादा स्थायी माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ज़्यादा स्थायी पारितंत्र कौन सा होगा, जहाँ विविधता ज़्यादा होगी जीवों की वो, कि जहाँ नहीं होगी। तो जहाँ विविधता ज़्यादा होगी उसके स्थायी रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ये पहले भी उसकी परिभाषा में बताया जा चुका है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। ये मैं आपको उस कोटेशन में ही बता दिया था कि कई प्रकार के पारितंत्र होते हैं। जैसे घास स्थल का एक पारितंत्र हो गया, वन का पारितंत्र हो गया, रेगिस्तान का पारितंत्र, पर्वत का, झील का, नदी का, यहाँ तक कि एक वर्षा की बूंद है तो उसका भी पारितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? जी हाँ, बिल्कुल एक पारितंत्र था। अब यहाँ पे कोटेशन है, वस्तु विनिमय प्रणाली को बताया गया है कि वस्तुओं का लेन देन, आपस में अदला बदली कर लेना। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। यदि आपके यहाँ गेहूँ ज़्यादा है तो आप हमको गेहूँ दे दीजिए और हमारे यहाँ से चावल ले लीजिए, तो ये कहला जाता है वस्तु विनिमय। यदि आपके यहाँ दूध ज़्यादा हो रहा है तो दूध हमको दे दीजिए और चावल ले लीजिए। ऐसे तो जहाँ पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आपस में मिलते हैं, आश्रित रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? पारितंत्र। पारितंत्र का निर्माण जीवधारियों के आपसी अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। पेड़ पौधे में जीवधारियों की कितने पारितंत्र हो सकते हैं? तो कई प्रकार के। वन का पारितंत्र अलग है, घास स्थल अलग है, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से तालाब का भी पारितंत्र हो सकता है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा और कोई एक अलग
ऑप्शन दे देगा इनके अलावा। तो आप उदाहरण जरूर याद रखें, उदाहरण से ही इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब हमने अभी तक देखा प्राकृतिक पर्यावरण और पारितंत्र, अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है मानव स्वयं जिसका निर्माण करे। जैसे किसी शहर का निर्माण किया है मानव, तो वो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। ब्रिज या पुल निर्माण, तालाब निर्माण। तो अब आगे बढ़ते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन लाने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत का मतलब है यहाँ जल्दी। तो मानवीय पर्यावरण ने काफ़ी उन्नति की। फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना, पहिए का आविष्कार से लेकर और सूचना की क्रांति, आज की जो वस्तु विनिमय पद्धति, ये सब पुरानी पद्धतियाँ हैं। वर्तमान में सूचना भी चल रही है जो, तो क्रमिक विकास जो हुआ उसका क्रम बताया गया है आपको, पहले से लेके आज तक का। तो इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया है। इसीलिए आज ग्रीन हाउस प्रभाव या जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, जो वैश्विक समस्या है। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो आवश्यकता क्या है कि हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, सामंजस्य बना के रखें। जितने पेड़ काटें उतने पेड़ जरूर लगाएं। तो इस प्रकार हम परस्पर एक दूसरे की पूर्ति तभी कर पाएंगे, नहीं तो कुछ दिन में संसाधन सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा और हम स्वयं फिर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि यदि विविधता नष्ट हो गई तो समझिए वो पारितंत्र नष्ट हो गया। मान लीजिए शेर के खाने के लिए सिर्फ खरगोश ही उपलब्ध हैं, तो एक समय आएगा कि वो खरगोश खत्म हो जाएंगे। फिर शेर क्या खाएगा? घास तो खाता नहीं है। जंगल अच्छा हरा भरा है पर उसमें पशु ही नहीं है उसके अलावा और कोई, तो शेर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं जहाँ विविधता जितनी ज़्यादा वो उतना ही स्थायी पारितंत्र माना जाता है। किसी जंगल में हिरण, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, खरगोश, लकड़बग्घा इत्यादि प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कई प्रकार के। तो उस पारितंत्र के स्थायी रहने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा दिनों तक रहेंगी। इसीलिए मानव को चाहिए कि वो सामंजस्य बनाए रखे। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर जरूर लाएं। अर्थात विविधता को ही वो देखना चाहता है शिक्षक। इसलिए वो बोलता है बच्चों से कि जहाँ आप जाएं तो वहाँ के घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों, अर्थात वो उनका रहन सहन, खाना पीना, पहनावा कैसा है, तो इनकी सूची बना के जरूर लाएं, चित्र बनाकर जरूर लाएं। इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें हमने देखा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मनुष्य स्वयं। उसके बाद हमने मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, पारितंत्र और वस्तु विनिमय प्रणाली। केरल में अत्यधिक वर्षा, मरुस्थल सूखा हुआ, ऊँट की अत्यधिक उपलब्धि वहाँ और नारियल के पौधों की उपलब्धि केरल के तटीय मैदानों में।
इस प्रकार से हमने पर्यावरण का अध्ययन किया। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ देता है। कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, वो पूछता है। तो मरुस्थल हो गया, ताल हो गया, वन हो गया। वन भी है, मरुस्थल भी है, ताल मानव निर्मित हो सकता है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। अब मानवीय पर्यावरण, अभी प्राकृतिक पारितंत्र पूछा था, अब मानवीय पूछ रहा है। तो मानवीय घटक पर्यावरण का मानवीय घटक नहीं है। तो स्थल, धर्म, समुदाय। स्थल नहीं है, स्थल प्राकृतिक है, जबकि धर्म और समुदाय मानवीय पर्यावरण के घटक है। तो इसमें स्थल असत्य है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। पहाड़, समुद्र, सड़क। तो सड़क जो है वो मानव निर्मित है, जबकि समुद्र और पहाड़ प्राकृतिक हैं। फिर है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि इनके लिए खतरा है, जनसंख्या वृद्धि। इसमें सड़क मानव निर्मित है। इनमें से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक स्थल नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण है। इसमें ताल मानव निर्मित है। तो इस प्रकार इसके आंसर हैं। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी। चारों मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। तो जैव मंडल क्या है, तो मैं बताया था जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं पारस्परिक क्रिया करते हैं। तीनों मंडल जहाँ मिल जाते हैं वहीं जैव मंडल बन जाता है। फिर है वायुमंडल, पृथ्वी को घेरे हुए वायु की चादर। फिर आता है जलमंडल, जलीय क्षेत्र। फिर आता है पर्यावरण, जीव और उसके परिवेश के बीच अन्योन्य क्रिया। इस प्रकार से इस पार्ट के कुछ क्वेश्चन थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं पर्यावरण यहाँ समाप्त होता है। ये विविधता को दिखाता है ये डायग्राम, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की विविधता यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएंगे। इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। यदि आप सतत अभ्यास कर रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, बार बार अभ्यास करें, नोट्स बनाएं और लोगों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जोड़ें लोगों को, लाइक करें और कमेंट में बताएं। यदि कोई समस्या परेशानी है तो उसको ज़रूर दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।